नमस्कार मित्रों, निर्माण एकेडमी खुर्जा से मैं दिनेश गौतम आपके सामने आज फिर उपस्थित हूँ मौलिक अधिकारों की इस क्लास को लेकर। दोस्तों, कोरोना लग गया है और इस आपकी क्लासें बंद हो गई हैं, बड़ी क्षति हो रही है आपकी, इसके लिए मुझे बड़ा खेद हो रहा है। और देखिए, ये क्लास मैं लेकर आया हूँ और स्पेशल बात ये है, यह क्लास स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेल्ड चीज़ें होंगी। मौलिक अधिकारों की क्लास हमारी चल रही है, 2-3 छोटी वीडियो हमारी बन चुकी हैं। तो हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं, मौलिक अधिकार। तो इतनी बातें हमारी हो चुकी हैं कि मौलिक अधिकारों को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है एवं अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। तो आज की क्लास हमारी शुरू होती है अनुच्छेद 14 से। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार का ही अंग है। इसमें 2 विशेष बातें दी गई हैं। जो 2 विशेष बातें आपको जाननी हैं वो 2 विशेष बातें ये हैं दोस्तों। पहला है, इसमें दिया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि समान परिस्थितियों में सभी लोगों के लिए विधि समान होगी, अर्थात कानून समान रूप से लागू होगा। इसके बारे में केवल इतना ही समझना है दोस्तों। और एक बात ये समझनी है कि जो विधि की समक्ष समानता है, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसी के अंदर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, आपको ये बहुत गौर से लिखना है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत को शामिल किया गया है। राज्य स्तर की कई परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत मौलिक अधिकारों में कौन से अनुच्छेद का हिस्सा है। दूसरी बात है, जो विधि के समक्ष शासन है ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम आते हैं इसकी दूसरी बात पर। जो इसमें दूसरी बात को शामिल किया गया है मित्रों, वो दूसरी बात है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण भारत में सभी को प्राप्त होगा। और जो बात इसके बारे में जाननी है कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम आते हैं दूसरे अनुच्छेद पर, 15 पर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 दोस्तों। अनुच्छेद 15 की हम लोग बात करते हैं तो साथियों, अनुच्छेद 15 में 5 चीजें दी गई हैं और कहा गया है कि केवल इन 5 चीजों के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका जो 15 क्लॉज 1 है, 15 क्लॉज 1 में कहा गया है कि केवल जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग और जन्म के आधार पर राज्य भारतीय लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बात गौर करने के लिए दोस्तों, जो शब्द दिया है केवल जाति के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इस जो केवल शब्द है, इसका तात्पर्य है कि केवल इनके आधार पर नहीं करेगा, अन्य आधारों पर राज्य भेदभाव कर सकता है, अर्थात प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 15(2) में दोस्तों, 15(2) में दिया गया है, अनुच्छेद 15(2) में ये दिया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को कुआं, तालाब, सड़क और दुकानों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है।
अर्थात इन पांचों आधार पर भारत के किसी भी व्यक्ति को कुआं, तालाब, सड़क और दुकानों पर जाने से नहीं रोक सकता है। इसमें ये चीज भी शामिल है कि यदि ये चीज सरकारी पैसे से बनाई गई है और ये चीजें सार्वजनिक हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता हमको होगी। अनुच्छेद 15 क्लॉज 3, अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में दिया गया है दोस्तों कि राज्य बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए स्पेशल प्रावधान कर सकता है। तो बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए राज्य स्पेशल प्रावधान कर सकता है। जैसे किस तरीके के प्रावधान कर सकता है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है और स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता आदि इसी अनुच्छेद अर्थात 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत की गई है। अब देखिए अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पे आपको गौर देना है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में दिया गया है कि सामान्य शिक्षण संस्थानों में लोगों के लिए, SC ST के लिए राज्य रिजर्वेशन कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है। एक और है अनुच्छेद 15 क्लॉज 5। अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 में कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में, कैसे संस्थानों में? उच्च शिक्षण संस्थानों में राज्य रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है। और आपको ये याद रखना है कि ये जो उच्च शिक्षण संस्थानों वाला जो है, इसको 99वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। 99वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। यह हाल ही में स्टेट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो हमारा हो गया है अनुच्छेद 15, 14 पहले कर लिए, अनुच्छेद 15 हो गया है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने अनुच्छेद 16 पर। देखिए दोस्तों समानता क्या दिखा रही है। अनुच्छेद 16 की बात हम लोग करते हैं। अनुच्छेद 16, आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। जिस प्रकार से अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर कहा गया, मना किया गया है, उसी प्रकार से इसमें 7 आधारों पर, ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसमें 7 आधार कौन कौन से हैं दोस्तों? दोबारा से मैं बता दूं कौन कौन से 7 आधार हैं कि किस प्रकार से इसमें कहा गया है कि पहला इसमें है कि 16 स्पेशल है। इसमें कहा गया है कि नौकरी में सबको समानता होगी। पहली बात है कि नौकरी के अवसरों में, जिससे कहा गया है में सबको समानता होगी, सबको समान अवसर होंगे। दूसरी बात इसमें कही गई है 16 क्लॉज 2 में, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसमें कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, यहाँ पर 7 आधारों को लिया गया है कि निवास के आधार पर देखिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं 5 आधार, अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं, 16 क्लॉज 2 में 7 आधार दिए गए हैं दोस्तों। अब हम आते हैं अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 पर। इसमें कहा गया है, इसमें पहले में कहा गया है कि किसी प्रकार का राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 में कहा गया है कि राज्य यदि चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ये आपको गौर से समझना है। राज्य यदि चाहे तो निवास स्थान के आधार पर आरक्षण दे सकता है। ऐसा दोस्तों एक बार हो भी चुका है और इस
के आधार पर 98वां संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखना है आपको, 98वां संविधान संशोधन के द्वारा 371वां अनुच्छेद जोड़ा गया। याद रखना है, आपको लिखना है 98वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया। और इसमें कहा गया है, इसमें राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है कि अगर राज्यपाल चाहें तो निवास स्थान के आधार पर किसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। और ऐसा हो भी चुका है, कर्नाटक राज्य में हैदराबाद क्षेत्र के लोगों को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है। हम आते हैं अगले पर, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4। देखिए अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 पर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि यही आरक्षण का आधार है। आपको याद रखना है, भारत में आरक्षण का आधार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार यही अनुच्छेद है। किस प्रकार है? इसमें कहा गया है कि यदि राज्य को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरियों में किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है या उसकी जनसंख्या के हिसाब से कम है, तो उस विशेष वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में राज्य रिजर्वेशन कर सकता है। तो आपको याद रखना है, बहुत 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 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। इसके बारे में मैं कुछ चीजें और बताता हूँ, थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 340 क्या है दोस्तों, जरा आप इसे याद करो। अनुच्छेद 340 क्या है? याद आया? नहीं आया तो दोस्तों मैं बताता हूँ। अनुच्छेद 340 क्या है? यहाँ पर अनुच्छेद 340 के तहत काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में एक आयोग बनाया गया था। और उस आयोग को यह काम दिया गया था कि आप बताएं कि कुछ ऐसे स्थान बताएं, ऐसे लोग बताएं जिनको हम रिजर्वेशन दे सकें। काका कालेलकर आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, 1955 ये नेहरू जी का काल था। दोबारा से 1978 में, याद रखना है, 1978 में रिजर्वेशन के लिए सबसे बड़ी घटना हुई दोस्तों। आप ध्यान करिए, ये किसके अध्यक्षता में एक नया आयोग बनाया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, मंडल आयोग। अब आपको इस चीज का और याद रखना है कि 1978 में 1978 में किसकी सरकार रही होगी? तो आप याद करिए, यहाँ पर पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार बनी थी, बिना कांग्रेस के, और वह सरकार बनाई थी जनता पार्टी ने, जिसमें आप याद करिए दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन बने थे? उन्हीं प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग बनाया था। मंडल आयोग ने रिजर्वेशन पर अपनी सिफारिशें दी और इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया दोस्तों। फिर आकर 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी, वीपी सिंह की सरकार बनी दोस्तों। और इस वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग के प्रस्तावों को आगे बढ़ा दिया और इस प्रकार ओबीसी को 17%, ओबीसी को 17 नहीं दोस्तों, सॉरी 27% रिजर्वेशन दिया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई दोस्तों। बहुत अब मैं दोबारा से बता देता हूँ, अनुच्छेद 340 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप बताइए कि ओबीसी आदि या किन वर्गों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट 1955 में दी, उसे नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। 1978 में मंडल आयोग बनाया गया, जिसका काम यही था कि आप भारत में ओबीसी आदि के लिए क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, जरा बताएं। मंडल ने अपनी जो सिफारिशें दी
उनको नहीं स्वीकार किया गया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देके मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया दोस्तों। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आपको इन चीज़ों को बहुत गौर से नोट्स बना लेना दोस्तों। और जो लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त एसआई वाले, तो इन चीज़ों को बहुत स्पेशली याद कर ले। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि इस रिजर्वेशन को 1992 में याद रखना है, 1992। और ये भी याद रखना है हम कर क्या रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 आरक्षण की बात चल रही है। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ याद रखना है दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में इसको चुनौती दी गई। और इस चुनौती में ये कहा गया कि आरक्षण को चुनौती दी गई जो वीपी सिंह की सरकार ने दे दिया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो है हाई कास्ट को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो याद रखना है दोस्तों आपको, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में मंडल आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी गई जिन्हें जारी कर दिया गया था। इसी में ये कहा गया इंदिरा तो क्या क्या कहा गया, पहली बात देखिए आपको याद रखना है, आर्थिक, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए हाई कास्ट को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों मेरे एसआई वाले दोस्त इस बात को याद रखें थोड़ा ढंग से। और इसमें कहा गया कि जो रिजर्वेशन की सीमा होगी, इसकी सीमा, रिजर्वेशन की सीमा, अर्थात रिजर्वेशन की जो सीमा होगी, वो 50% से ज्यादा नहीं होगी, 50% से ज्यादा किसी हालत में नहीं होगी, ऐसा कहा गया। इसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया। क्रीमी लेयर का सिद्धांत का मतलब होता है SC ST में ऐसे लोग जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है, तो वहां उनके घर में नौकरी के माध्यम से संपन्नता पहले ही आ चुकी है, तो वो क्रीमी लेयर वाले लोग होते हैं। तो इससे क्रीमी लेयर को बाहर रखने की बात कही गई। और कहा गया कि केवल विशेष परिस्थितियों में, याद रखना है आपको, इसी में कहा गया था, इसी बात में कि विशेष परिस्थितियों में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो सकता है। क्या कहा गया था कि विशेष परिस्थितियों में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो सकता है। ऐसा 76वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ दोस्तों। यहाँ पर ये रेफरेंस आपको याद रखना है, 76वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में 69% रिजर्वेशन दिया गया। मेरे एसआई वाले दोस्त इस बात को याद रखें कि 76वां संविधान संशोधन किया गया इसके लिए, जिसमें 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी राज्य में दिया गया। इसमें कहा गया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही राज्य 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे सकता है दोस्तों। तो हमारा अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 खत्म हो गया, जो कि रिजर्वेशन का आधार है दोस्तों। तो हमने कर लिया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अब आता है अनुच्छेद 17। मुझे मालूम है दोस्तों, अनुच्छेद 17 सुनते ही आप मुस्कुराने लगे होंगे और आपने समझ लिया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ। अनुच्छेद 17 में किसके द्वारा सरकार ने किया था छुआछूत का अंत। किसका अंत? छुआछूत का अंत। और दोस्तों अगला है अनुच्छेद 18। तो दोस्तों अनुच्छेद 18 में किया सरकार ने उपाधियों का अंत। तो मित्रों आपको इसमें ये समझना है उपाधियों का अंत। मैं इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आपको लिखवा देता हूं। इसके विषय में क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए मैं बता देता हूं। इसमें कहा गया है कि सरकार इसमें सेना और शिक्षा की उपाधियों को बाहर रखा गया है कि सेना की उपाधियां दी जा सकती हैं और शिक्षा की उपाधियां दी जा सकती हैं।
और क्या कहा गया है कि यदि कोई विदेश से किसी को कोई उपाधि मिलती है या कोई पुरस्कार मिलता है तो वो पहले राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी आज की वीडियो आपको? हमने आज अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 तीनों अनुच्छेद कर लिए हैं। तो हमने समानता का अधिकार कर लिया है दोस्तों। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो अगले अनुच्छेदों पर होगी। अगला पार्ट जो होगा हम जल्दी ही मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर लेंगे। मेरी उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोज को शेयर कर दें, इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, बहुत बहुत प्यार दें। और आपने हमारी बात सुनी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे।